हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसा कि आप जानते हैं 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, 11th में भी है और अभी ये 12th में भी आता है। 12th में बोर्ड में इसमें 10 मार्क्स के आसपास इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो एक बार प्रोबेबिलिटी के हम बेसिक्स देख लेते हैं, जिससे कि आपने अगर 11th में पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा होगा आपने तो उसके बेसिक्स को हम क्लियर कर लेंगे। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी जो कि 10th में आपने बेसिक पढ़ा होगा, तो बेसिक जो प्रोबेबिलिटी होता है 10th में, वो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड करते हैं टोटल आउटकम से। टोटल आउटकम्स इसमें प्रोबेबिलिटी जो होता है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है किसी भी इवेंट का और मिनिमम 0 हो सकता है। और इसमें ये होता है कि किसी भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट का ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो हम करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। यहाँ पे हम डैश भी लिख सकते हैं ऐसे, या बार भी लगा सकते हैं इस तरह से, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि इवेंट ये हो गया और नॉट इवेंट ई का सम प्रोबेबिलिटी का 1 आ जाता है। अब कुछ आ जाता है इंपॉर्टेंट केसेस आता है। तो क्वाइन को भी हम कई केसेस में लेकर के बनाते हैं। कोई भी एक क्वाइन अगर हम लेते हैं, 1 क्वाइन लेते हैं, तो एक क्वाइन के कितने आउटकम्स आ सकते हैं, हेड होगा या फिर टेल होगा। तो इसका सैंपल स्पेस हम क्या लिखते थे, हेड होगा या फिर टेल होगा। सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस उसको बोलते हैं जिसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा सैंपल स्पेस। और अगर हम 2 कॉइन के लिए देखें, 2 कॉइन्स के लिए, तो 2 कॉइन्स में क्या आ जाता है, 2 कॉइन्स में जो आउटकम्स आएंगे, सैंपल स्पेस जो होगा वो एक कॉइन से हेड आया दूसरे से भी हेड आ जाए, या फिर एक से हेड आया दूसरे से टेल आ जाए, या फिर फर्स्ट कॉइन से टेल आ जाए और दूसरे वाले से हेड आ जाए, या फर्स्ट से टेल आ जाए दूसरे से भी टेल आ जाए। तो ये हो जाता है पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं। पॉसिबल आउटकम्स निकालने का आप एक फॉर्मूला भी देख सकते हैं, टोटल आउटकम्स ऐसे भी निकाल सकते हैं। टोटल आउटकम्स 2 आउटकम्स आ सकते हैं, तो 2 का पावर हम क्या रख देंगे, कितने का चाहिए, 2 का चाहिए, तो ऐसे n पावर रखते हैं, और ये 2 का पावर 2 रख देंगे n की जगह पे, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो ये आगे इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। और इसी तरीके से अगर हम 3 कॉइन के लिए ले लें, 3 कॉइन्स के लिए, तो 3 कॉइन्स के लिए अगर हम टोटल आउटकम्स देखें तो आउटकम्स हो जाएगा हमारे पास, आउटकम्स आ जाएगा 2 का पावर 3 कर देंगे, क्योंकि एक का जो आउटकम्स है वो 2 है, तो 3 के आउटकम्स कितने आएंगे, तो 2 का पावर 3, तो ये आ जाएगा 8। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो इसमें भी हम अगर सैंपल स्पेस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हेड आएगा फर्स्ट कॉइन से, दूसरे से भी हेड, तीसरे से भी हेड आ गया, फर्स्ट से हेड आया, दूसरे से हेड आया, और थर्ड वाला जो कॉइन है उससे अगर टेल आ जाए, टेल, हेड टेल भी कर सकते हैं ऐसा। ये रहा हमारे पास 8 आउटकम्स आने चाहिए थे इसके, ये रहे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कॉइन के। ऐसे ही अगर हमें 4 कॉइन्स का चेक करना हो तो 4 कॉइन्स के लिए भी हम हो जाएगा, टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स 2 का पावर 4 कर देंगे तो आ जाएगा 16। उसके बाद आ जाता है हमारा डाइस के बारे में। तो डाइस जो होता है, डाइस के बारे में देख लेते हैं। एक डाइस लेते हैं तो इसके जो आउटकम्स होंगे, इसके जो सैंपल स्पेस होंगे वो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरह से। 2 डाइस के लिए भी देख सकते हैं। 2 अगर डाइस के लिए लिख लेते हैं तो 2 डाइस के लिए आउटकम्स कितने आ जाएंगे, आउटकम्स आ जाएगा 6 का पावर 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36। तो हमें इसमें 36 आउटकम्स होंगे, तो 36 आउटकम्स हम लिख सकते हैं। सैंपल स्पेस अगर इसका हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1
1 2 फर्स्ट डाई से फर्स्ट रखते हैं और सेकेंड डाई को चेंज करते चले जाएंगे तो 6 6। तो ये रहा हमारा सैंपल स्पेस अगर हम 2 डाई लेते हैं तो इस तरह से। तो इसमें आप कुछ चीजें हमें जो क्वेश्चन में बनाने के दरमियान जरूरत होता है, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो ये आता है इक्वल होता है इसमें। फिर से हमें कई बार जरूरत पड़ता है कि सम ऑफ डाइस का जो सम आएगा वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम दे सकते हैं 2 + 1, तो 2 + 1 2 + 1 इस पे आप देख सकते हैं ये आ गया। 2 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें 2 डाइस का जो सम आएगा वो कितने आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर इस तरह से हमारे को पूछा जाए कि 2 डाइस का सम 9 आना चाहिए, तो हम ऐसे देखते हैं यहाँ पे ये 3 और 6 और 3 9 आ गया। तो ये आ गया हमारा, ये रहा ये आ जाएगा हमारा 3 + 6 + 3 9, 5 + 4 9, ये 9 9। तो इस तरह से हमारा 9 आने के लिए कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो ये चीजें हमें क्वेश्चन बनाने के दरमियान जरूरत पड़ता है। इस तरीके से हम 3 डाइस के लिए भी देख सकते हैं। 3 डाइस के लिए अगर हम देखेंगे तो आउटकम्स जो आएगा 3 डाई के लिए आउटकम्स आ जाएगा 6 का पावर 3। तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 2 1 6 आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा प्लेइंग कार्ड, या फिर उसको हिंदी में ताश बोलते हैं, ये रेड बोलते हैं इसको। इस पे ऐसे साइन बना होता है और इस पे डायमंड का ऐसे साइन बना होता है। ये आ जाता है, ये इसको बोलते हैं स्पेड और इसको बोलते हैं क्लब। ये जो हार्ट का कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। कार्ड डायमंड का 13 होता है और स्पीड का भी 13 होता है और ये भी 13 होता है। तो टोटल जो डेक ऑफ कार्ड आ जाता है वो आ जाता है 52 कार्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं ये जो होता है हार्ट और डायमंड, ये रेड कार्ड होता है। तो रेड कार्ड जो हो जाता है वो 26 हो जाता है। और ये इन सब को बोलते हैं, स्पेड को और क्लब को बोलते हैं ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड जो हो जाता है वो भी 26 हो जाता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं 1 2 3 ऐसे करके 10 तक लिखा रहता है, इसको बोलते हैं जैक, ये हो जाता है। और ये हो जाता है किंग हो जाता है और ये हो जाता है क्वीन हो जाता है, क्वीन हो जाता है। उसके बाद ये जो 1 1 1 1 इन चारों में से जो 1 1 है इस पत्ते को बोलते हैं, इसको इन सभी को बोलते हैं एस कार्ड। और एस के कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड हो जाते हैं। और ये जो है जैक किंग और क्वीन के हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। और फेस कार्ड जो हो जाता है 12 हो जाता है। और बाकी के जो ये बच गए 2 6 2 3 से लेकर के 10 तक जो ये कार्ड आ जाता है इसको बोलते हैं नंबर कार्ड, नंबर कार्ड 36। इस तरह से ये कार्ड के बारे में हमारा कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो हमें पता होना चाहिए, ताकि इस पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ होता है उसको हम बना सकें। उसके बाद आ जाता है, जैसे 10th में हम पढ़ते हैं तो क्वाइन जो पढ़ते थे वो फेयर क्वाइन होता था। फेयर क्वाइन, फेयर क्वाइन में क्या होता था कि एक हेड होता था और एक टेल आ जाता था। अभी क्या है कि बायस्ड क्वाइन होता है, क्वाइन बायस्ड क्वाइन क्या होता है जिसमें कि या तो दोनों तरफ हेड भी हो सकता है या फिर दोनों तरफ टेल भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं बायस्ड क्वाइन या फिर बोलते हैं अनफेयर क्वाइन। तो इसमें हम पहले जो था फेयर क्वाइन में क्या होता था कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होता था हेड आने की और 50 होता था टेल आने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब अगर बायस्ड क्वाइन होगा तो अगर बोथ साइड अगर हेड होगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। और अगर बोथ साइड टेल आ गया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। तो ऐसा चीजें होता है बायस्ड क्वाइन में। इसी तरीके से डाइस में भी फेयर डाइस होता है और
बायस्ड डाइस होता है। तो फेयर जो डाइस होता है, फेयर डाइस में हम पहले क्या पढ़ते हैं, सैंपल स्पेस क्या हो जाता है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा आउटकम्स। लेकिन बायस्ड में क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि दो साइड में 1 1 हो और तीसरा साइड 2 हो और दूसरा थर्ड साइड 3 हो, और इस तरह से कोई दो साइड में अगर 6 लिखा हो तो इस तरह से, या फिर नंबर्स को ऐसे हम 2 2 को भी दो बार लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरह से आउटकम्स आ रहा है किसी डाइस का, तो वो कैसा हो जाएगा, बायस्ड डाइस, या फिर हम उसको बोलते हैं अनफेयर डाइस। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिया है, ये हमारे पास दिया हुआ है, कंसीडर रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ फेयर कॉइन, ठीक है, ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। तो सैंपल स्पेस पहले इसका लिखेंगे, तो एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो इसके जो सैंपल स्पेस आएगा वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो इसमें हमें चाहिए एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा जितना हो जाए। तो इवेंट जो हमें चाहिए वो होना चाहिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड हो जाएगा। तो पहले जो हम 10th में पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले इवेंट ई का, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 हो जाएगा, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4। तो ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी, ये हम 10th में पढ़ते थे। और अभी हमारा क्या जाता है कि कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दिया हुआ है, टेल का दिया हुआ है, टॉसिंग अनफेयर कॉइन, अनफेयर कॉइन को टॉस करेंगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, कम से कम वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो इसका सैंपल स्पेस भी लिखेंगे तो क्या जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और इसमें हमसे बोला गया है कि फेवर करना है क्या चाहिए, वन हेड को, जैसे इसमें था तो इसमें भी इवेंट क्या आ जाएगा, इवेंट आ जाएगा हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो था फेयर कॉइन था, फेयर कॉइन था जिसकी वजह से हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 था और टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 था। लेकिन ये अनफेयर कॉइन है तो इसमें हेड और टेल दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करके 3/4 लिखेंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट चाहिए ई का, तो हम क्या करेंगे, इसका अलग प्रोबेबिलिटी, इसका अलग लिख देंगे। इसका प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ऐसे करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड। तो इसका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा हेड हेड का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, तो 2/3 इंटू 2/3 प्लस हेड टेल, तो 2/हेड का आ जाएगा 3 और टेल का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/3, टेल का आ जाएगा 1/3, हेड का आ जाएगा 2/3। तो यहां से देख सकते हैं ये 4/9, ये आ जाएगा 2/9, ये आ जाएगा 2/9, तो ये आ गया 8/9, ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से अगर आप चाहें, इसको बोलते हैं ऑक्सियम प्रोबेबिलिटी, तो इसके थ्रू अगर आप इसका भी निकालना चाहेंगे तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। इसका अगर हेड हेड का इसके थ्रू, जैसे ही इसके हमने निकाला वैसे अगर हम यहां से भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस मेथड से, ऑक्सियम मेथड से, तो यहाँ ये हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, तो 1/2, 1/2 प्लस इसका प्रोबेबिलिटी लिख देंगे 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा इन दोनों का। इसको प्रोडक्ट कर देंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये आ गया हमारा 3/4, जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे है। तो देख सकते हैं आप कि जब फेयर कॉइन हो और अनफेयर होता है तो किस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमें 12th में एग्जाम में पूछा जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जिसमें हमें कोई एक इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी बताना होता है जबकि कोई दूसरा इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका हो। इसको हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका जो फॉर्मूला होता है वो आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाता है हमारा फेयर केसेस अगर लेते हैं, फेयर केसेस में जैसे कि फेयर कॉइन लेते हैं या फिर फेयर डाइस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है। इक्वल प्रोबेबिलिटी, जैसे कॉइन को हमने टॉस करा तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगा, तो इसको हम इक्वली लाइकली बोलते हैं। फेयर केसेस के लिए ये जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, डिवीजन में लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, और ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये कैंसिल कर देंगे तो यहां से आ जाएगा फॉर्मूला, ये हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, डिवीजन में आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये आ जाता है हमारा इक्वली लाइकली के केस में, इक्वली लाइकली लाइकली जो प्रोबेबिलिटी होता है उस केस में ये हो जाता है। फेयर केसेस में हम ऐसा लेते हैं। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए ऑलरेडी हैपेंड, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखे या ए इंटरसेक्शन बी लिखे वही आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी के केस में। इक्वली लाइकली के केस में ये हम फिर से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बायस्ड क्वाइन है जिसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल दिया हुआ है, बायस्ड क्वाइन को टॉस किया गया है ट्वाइस, तो हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए हमें, और गिवन दैट ये दिया हुआ है एक इवेंट ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए हमें, गिवन दैट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई आ जाएगा, और डिवीजन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो अब हम अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हम इसमें, तो ये फॉर्मूला है इक्वली लाइकली के लिए, तो ये फॉर्मूला इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि ये बायस्ड कॉइन है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो ये इवेंट ई का, इवेंट ई जो है उसको देखते हैं, इवेंट ई जो है हमारे पास दिया हुआ एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए। जब हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा, हेड आएगा, या फिर हेड आएगा टेल आएगा, टेल आएगा हेड आएगा, और टेल टेल आएगा, ये रहा सैंपल स्पेस। हमसे इवेंट ई के बारे में बोला गया कि एट लीस्ट वन टेल, मतलब ज्यादा भी टेल हो सकता है, तो ये जो तीनों है वो इवेंट ई को फेवर करेगा, तो ये आ जाएगा हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और एफ के लिए बोला गया है, जो एफ है इवेंट एग्जैक्टली वन हेड कम्स, तो एग्जैक्टली वन हेड, तो यही दो केस है जिसमें एग्जैक्टली वन हेड आ रहा है, तो एफ ये आ जाएगा एच टी टी एच। अब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई चाहिए, तो हम एफ इंटरसेक्शन ई निकालेंगे, तो इन दोनों में जो है वो आ जाएगा हेड टेल और टेल हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच टेल हेड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी, ये आ जाएगा।
तो यहां से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल चाहिए, तो हेड और टेल दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3 हेड आ जाएगा और ये टेल आ जाएगा 1/3 प्लस टेल आ जाएगा 1/3 हेड आ जाएगा 2/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हेड हेड आ जाएगा 2/3 टेल आ जाएगा 1/3 प्लस टेल आ जाएगा 1/3 हेड आ जाएगा 2/3 प्लस टेल टेल मतलब 1/3 इंटू 1/3 तो ये आ जाएगा हमारा, यहां से कैलकुलेट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 9 एलसीएम आ जाएगा 2 + 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी अगर हम 9 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 + 2 + 1 तो ये आ गया हमारा 4/5 तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एट ई। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन इसमें हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एट बी। तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवीजन में आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसमें हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.5। तो ये आ गया हमारा 30/2/100 और ये आ जाएगा 5/10 तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 16 तो 16/25 ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और बी बाई ए दिया हुआ है, हमें ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी जो चाहिए हमें, तो वो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए जो है हमारा, इसका फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं और यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 0.8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारा 0.32 ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी चाहिए, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवीजन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 32/100 और ये आ जाएगा 5/10 और ये आ जाएगा 10 से ये 5 में ये 16, ये आ जाएगा 16/25 ये आ जाएगा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आ जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारा, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसी फॉर्मूला को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में यूज करते हैं तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी बाई एफ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वो ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो थर्ड का जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.8, बी आ जाएगा 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी जो हमने अभी फाइंड करा है 0.32, 1.3 माइनस 0.32, ये आ जाएगा हमारा 0.98। तो ए यूनियन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दिया हुआ है 2/5। इसका फॉर्मूला आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल हो जाएगा 2/5। यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 5/13 और 2/5। तो यहां से न्यूमरेटर में चला जाएगा 13/5 आ जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा 2/5 के, 5 कैंसिल कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 2/13। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए हमें, तो यहाँ से देख सकते हैं 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल है 5/13 के, 2 से डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 5/26। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 5/13 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी है 2/13। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 26 आ जाएगा एलसीएम, 5 + 10 - 4 हो जाएगा। तो ये आ गया 11/26। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी। ये आ जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, ऐसे। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसको भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का प्रोबेबिलिटी है 3/8, बी का 1/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 1/4 दिया हुआ है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 9 + 8 - 6, तो ये आ जाएगा 11/24। तो इसको अगर हम इसमें डाल देंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस इसका प्रोबेबिलिटी है 11/24। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13/24। ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश। तो ये आ जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो यहां से ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। जो हमें दिया हुआ है उससे हम ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी है 1/4। एलसीएम लेंगे 3 +
4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमारा यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कर सकते हैं, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 5/8 और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3/8 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 3/4 आंसर हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अपॉन ए डैश, तो ये आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों एक ही वैल्यू आता है, इसलिए हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ऐसे लिख सकते हैं अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो ये इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऐसे डैश लगा देंगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आ जाएगा 5/8, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 3/8। तो एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3/5। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है 2 dice thrown, find the probability that the number appearing have a sum 8। दो डाई को थ्रो करेंगे तो नंबर का जो सम है वो 8 आना चाहिए। तो इवेंट ए मान लेते हैं, जिसमें पहले डाई से अगर 2 आता है, दूसरे डाई से अगर 6 आ जाता है तो ये 8 हो जाएगा। पहले डाई से 6 आ जाता है, दूसरे डाई से 2 हो जाए तब भी 8 हो जाएगा। या फिर फर्स्ट डाई से 3 हो जाए, सेकंड डाई से 5 हो जाता है तो भी 8 हो जाएगा। या फिर इसको पलट भी देंगे, 5 और 8 3 कर देते हैं, फर्स्ट डाई से 5 सेकंड से 3, और फर्स्ट डाई से 4 और सेकंड डाई से भी अगर 4 आ जाता है तो भी 8 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक इवेंट। उसके बाद है दिया हुआ कि जो सेकेंड डाई है ऑलवेज एग्जिबिट 8। जो सेकेंड इवेंट है उसमें बोला गया है, गिवन है ये, तो इसमें बोला गया कि फर्स्ट डाई से अगर 1 आता है लेकिन फिर भी सेकेंड डाई से 8 आ जाए, फर्स्ट डाई से 2 आ जाए, सेकेंड डाई से 4 हो जाए, फर्स्ट डाई से 3, सेकेंड डाई से 4, फर्स्ट डाई से 4, सेकेंड डाई से 4 हो जाए, फर्स्ट डाई से 4 हो जाए, 5 हो जाए, सेकेंड डाई से 4, 6 फर्स्ट डाई से और सेकेंड से 4। तो ये आ गया इवेंट बी। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो अब हमें ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये आ जाएगा, सेट आ जाएगा, दोनों में जो कॉमन है वो, और वो कॉमन हो जाएगा हमारा यहाँ से 4 4। तो 4 4 कॉमन है एक एलिमेंट। अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, इसको फेवर करने के आउटकम्स 1 होंगे, सैंपल स्पेस हो जाएगा 36। तो यहां से नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 6 अपॉन में आ जाएगा टोटल आउटकम्स। तो 2 डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस आ जाता है 36, तो ये आ गया 1/6।
अब हमें जो चाहिए इसका वैल्यू, तो दिया जाएगा A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी 1/36, B का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/6, तो ये आ गया 1/6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B फाइंड करते थे तो यहां से क्या आता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो इसी को हम क्रॉस कर देंगे तो ये फॉर्मूला हमें दिख जाता है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास, an urn contain 4 white 5 black ball, 2 balls are drawn one by one without replacement। मतलब एक अर्न है, क्लास है, इसमें दिया गया है कि 4 बॉल है व्हाइट बॉल और 5 ब्लैक बॉल रखा हुआ है। इसमें से बोला गया है कि 2 balls आर ड्रॉन वन बाय वन, एक बॉल निकाला गया उसके बाद दूसरा बॉल निकाला जाएगा। हमसे बोला गया है कि जो फर्स्ट बॉल है विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो बोला गया कि फर्स्ट बॉल क्या होना चाहिए, व्हाइट बॉल। तो हमने बॉल निकाला, तो जब हम दो बॉल निकालेंगे तो या तो व्हाइट आएगा, फर्स्ट बार व्हाइट आया, दूसरी बार बॉल भी निकाला वो भी व्हाइट आ जाएगा, या फिर फर्स्ट बॉल जो हमने निकाला वो व्हाइट आया, सेकंड बॉल ब्लैक आ जाए, या फिर फर्स्ट ही बॉल ब्लैक आ जाए और सेकेंड जो बॉल हमने निकाला वो व्हाइट आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट बार जो हमने बॉल निकाला वो ब्लैक आ जाए और सेकेंड बार जो बॉल निकाला वो भी ब्लैक आ जाए। तो हमसे बोला गया है कि फर्स्ट बॉल व्हाइट आ जाए और सेकेंड बॉल ब्लैक आ जाए, तो फर्स्ट बॉल व्हाइट आ जाए, सेकेंड बॉल ब्लैक आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ WB चाहिए, पहले ब्लैक होने चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, उसके बाद ब्लैक होना चाहिए। फर्स्ट बार हमने निकाला बॉल वो व्हाइट हो जाए और सेकेंड बार जब हमने बॉल निकाला तो ब्लैक हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, व्हाइट बॉल निकालना है, तो जब हम फर्स्ट बार व्हाइट बॉल निकालेंगे तो व्हाइट बॉल को फेवर करेगा 4 बॉल। टोटल जो पहले इसमें बॉल था वो कितना था, 9, तो ये किसका प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इनटू मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में क्या हो जाता है, इनटू, ये हो गया व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब व्हाइट बॉल निकाल चुके हैं हम, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें। तो अब बोला गया है क्या चीज, रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक बॉल हम निकाल चुके हैं तो अब इसमें बॉल बचा, टोटल 8 बॉल बच जाएगा। तो हमें ब्लैक बॉल निकालना है, तो ब्लैक बॉल टोटल फेवर कितना कर रहा है, 5, और इसमें जो टोटल बॉल बचा हुआ कितना था, 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया हमारा वैल्यू 5/18, ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यही क्वेश्चन हमने लिया है, बस इस क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट था और ये क्या है, विथ रिप्लेसमेंट हमने लिया है इस क्वेश्चन। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हमारे पास 4 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, तो इसमें बोला गया है कि 2 balls आर ड्रॉन वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट। का मतलब है कि पहला बॉल हमने निकाला और निकाल के फिर से रख दिया उसको और फिर दूसरी बॉल निकाला, तो हमसे बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल व्हाइट हो जाए और सेकेंड जब निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो फर्स्ट बॉल व्हाइट होना चाहिए और सेकेंड बॉल ब्लैक होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो जब हम फर्स्ट बॉल निकाल रहे होंगे तो व्हाइट बॉल को फेवर करने वाला 4 हो जाएगा और टोटल जो बॉल्स होंगे वो 9 से डिवाइड ऐसे कर देंगे, इनटू
ये किसका प्रोबेबिलिटी हो गया, व्हाइट का, इनटू जब हम फर्स्ट बॉल को निकाल के वापस से रख दिया हमने तो टोटल फिर से 9 बॉल हो गया, और अब हम इसमें से ब्लैक बॉल निकालेंगे तो ब्लैक बॉल को जो फेवर करेगा वो 5 हो जाएगा, और टोटल जो बॉल है अभी वो 9 है। तो ये वाला जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाला है, व्हाइट पहले निकाल चुके थे फिर हम ब्लैक निकाला। इस केस में आप देखेंगे कि अगर हम जो पहले व्हाइट का निकाला, व्हाइट का ना निकाल करके अगर हम पहले ब्लैक का निकालते तो ब्लैक का प्रोबेबिलिटी हो जाता है 5/9। तो इस केस में यहां हो रहा है क्या जी कि कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, व्हाइट पहले निकाले या ब्लैक पहले निकाले उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है प्रोबेबिलिटी पे। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। ये ब्लैक बॉल का निकलना और व्हाइट बॉल का निकलना इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएगा। जबकि इस वाले में जब हम व्हाइट बॉल को पहले निकालते हैं और ब्लैक बॉल के बाद में तो ये प्रोबेबिलिटी आता है, और पहले ब्लैक निकालेंगे और उसके बाद व्हाइट निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें पहले हमने व्हाइट निकाला उसके बाद ब्लैक निकाला तो ये प्रोबेबिलिटी, और पहले ब्लैक और बाद में व्हाइट निकालेंगे तो भी प्रोबेबिलिटी यही आएगा। तो इस वजह से ये दोनों इवेंट, ब्लैक निकालना और व्हाइट निकालना, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या हो जाता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक है जबकि व्हाइट निकाल चुके थे, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है इंडिपेंडेंट के लिए, पहले कोई इवेंट हो चुका हो उसके बाद जो दूसरा इवेंट होने वाला है, इस इवेंट को पहले हो जाने से इस इवेंट पे कोई असर ना पड़ता हो तो हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले ए हो चुका हो और बी अब होना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे कोई असर ना पड़ता हो जबकि पहले ए इवेंट हो चुका हो, तो हम बोलते हैं ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। If A and B are independent events, तो यहां से हम A इंटरसेक्शन जब B फाइंड करेंगे हम, तो यहां पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A के जगह पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B ना लिख करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऐसा लिख सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट इवेंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3, 1/4। इस तरह से 3 स्टूडेंट्स है और तीनों को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमें दिया हुआ है। कोई स्टूडेंट अगर हमने सपोज ई माना, उसकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की 1/2 है। कोई स्टूडेंट एफ माना, उसकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की है 1/3, और कोई स्टूडेंट आर माना हमने, उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है इफ इवेंट्स ऑफ देयर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर इंडिपेंडेंट, अगर तीनों स्टूडेंट का सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है, देन द probability that problem will be solved, तो हमसे प्रोबेबिलिटी बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो कोई एक स्टूडेंट भी अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी
ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट। प्रॉब्लम सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट। तो हमें बोला गया कि प्रॉब्लम सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट, तो कोई भी एक स्टूडेंट भी अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व माना जाएगा। अगर ई सॉल्व कर दिया और एफ सॉल्व नहीं करता है, आर सॉल्व नहीं करता है, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व माना जाएगा। या फिर ई और एफ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, आर सॉल्व नहीं करता है, तो भी सॉल्व माना जाएगा। ई और एफ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, आर सॉल्व कर देता है, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत सारे केसेस बना सकते हैं। तो इसलिए हम अगर प्रॉब्लम जो सॉल्व कोई भी अगर तीनों सॉल्व नहीं करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को वन में से माइनस कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय ई एफ एंड आर कर देंगे, तो यह आ जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश, ऐसे कर देंगे। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश फाइंड करना है, ई हमें पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हम फाइंड कर सकते हैं वन माइनस वन अपॉन टू करके, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश हम फाइंड कर सकते हैं वन माइनस वन अपॉन थ्री कर देंगे, तो ये आ जाएगा टू अपॉन थ्री। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन फोर, तो ये आ जाएगा थ्री अपॉन फोर। तो यहां से ये आ जाएगा हमारा थ्री अपॉन फोर, ये आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, और हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं डैश, और का मतलब हो जाएगा यूनियन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ये दिया हुआ है वन अपॉन फोर। तो हमें स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऐसे बताना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है इसमें ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। इसके यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यूनियन को इंटरसेक्शन कर देंगे ऐसे, और यह जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इन सब पे डैश आ जाएगा या बार लगा सकते हैं वन अपन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आ जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो यह आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन फोर, यह आ गया थ्री अपॉन फोर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ये LHS का वैल्यू आ गया, ये हमारा LHS आ गया। RHS जो है उसको वो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का प्रोडक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है हमारा वन अपॉन टू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है सेवन अपॉन ट्वेल्व, तो यहां से ये आ जाएगा सेवन अपॉन 24। इसमें देख सकते हैं कि LHS और RHS बराबर नहीं है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो इवेंट A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या होता है कि एक सैंपल स्पेस है हमारा, और वो कई सारे इवेंट्स से मिलके बना हुआ है। सपोज एक इवेंट ई है,
उसका ये आउटकम है। कोई इवेंट E2 है, ये हमने कोई इवेंट E3 लिया और ये इवेंट 4, ये 4 इवेंट मिलके हमारा ये सैंपल स्पेस तैयार होता है। और कोई एक ऐसा इवेंट है A, कुछ इस तरह से, कोई एक ऐसा इवेंट है जिसमें इवेंट E1 भी है, E2 के भी आउटकम्स है, E3 के भी है और E4 के भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाता है यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E4। इसी को हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी पे ये हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, the probabilities are 0.65 that there will be a strike। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.65। तो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी हमारे पास दिया हुआ है 0.65 और स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हमने इवेंट ई माना तो ये आ जाएगा 0.65। तो स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्ट्राइक नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस 0.65, तो ये आ गया 0.35। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक नॉट स्ट्राइक। तो हमसे आगे बोला गया है 0.8 दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन अपने टाइम पे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। तो अगर हम इवेंट ए मान लेते हैं कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हमने इवेंट ए माना, स्ट्राइक नहीं होगा, स्ट्राइक न होने की ई डैश से हम इवेंट दिखाते हैं, तो स्ट्राइक नहीं होगा तो ए जो कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होना है उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.8 और दिया गया है कि 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक होता है तो कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिया हुआ है 0.32। तो हमसे बोला गया है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए टाइम पे, उसके लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। स्ट्राइक होता है तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी किया जाएगा और प्लस स्ट्राइक अगर नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी ए बाई ई डैश हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.65 है, स्ट्राइक होने पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.32 प्लस स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.35 इंटू स्ट्राइक नहीं होने के बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू 65/100 इंटू 32/100 प्लस 35/100 इंटू 8/10। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे अगर हम तो ये आ जाएगा 65 इंटू 32 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2080
प्लस यहाँ पे 35 इंटू 80 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2800 और इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4820 अपॉन कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.482 ये आ जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में होता है कि जैसे इवेंट ए जो हुआ है वो ए के माध्यम से हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा होता है। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो E1 के माध्यम से हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम बेस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, तो यह आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E4। तो ये आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा बेस थ्योरम। ये बेस थ्योरम पर ही बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें दिया गया है कि बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक। तो एक कोई बैग है, बैग 1 हमने इसको माना और इसके लिए बोला गया कि इसमें 3 रेड है और 4 ब्लैक है। वाइल अनदर बैग 2, जो कोई दूसरा बैग है, उसमें के लिए बोला गया है कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक। 5 रेड 6 ब्लैक। तो हमसे बोला गया है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। कोई भी बैग से एक बॉल को निकाला गया है, तो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जो कि बैग 1 से आया है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा और बैग 2 से आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही हो जाएगा। दोनों से एक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो जाएगा। उसके बाद दिया गया एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। जो हम इन दोनों में से किसी में से भी एक बॉल निकालेंगे वो बॉल रेड हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है और वो बॉल जो है वो बैग 2 से ही होना चाहिए। तो बैग 1 से रेड आ जाए तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ए से डिनोट करते हैं और वो बैग 1 से आता हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें। तो बैग 1 में रेड को फेवर करने वाले 3 हो जाएंगे अपॉन 7 आ जाएगा और रेड बॉल आया है वो बैग 2 से आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा रेड को फेवर करने वाले यहां से 5 हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 11। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को हमने ए माना है, वो बैग 2 से आना चाहिए, 2 से आना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B2। डिवीजन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बॉल 1 से रेड आया है इंटू डिवीजन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
B1 into probability of A upon B1 plus probability of B2 into probability of A upon B2। तो यहां से probability of B2 आ जाएगा 1/2 into probability of red ball from B2, वो आ जाएगा हमारा 5/11। अब probability of B1 आ जाएगा 1/2 और probability of red ball from B1 आ जाएगा 3/7 प्लस 1/2 into probability of B2 आ जाएगा 1/2 5/11। तो यहां से 1/2 into 5/11 है, इसमें से 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 3/7 प्लस 5/11। तो ये आ जाएगा 5/11 अपॉन 77 33 प्लस 35। तो ये आ जाएगा हमारा 35, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 68। ये हो जाएगा हमारा रेड बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 2। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल को जनरली हम x से डिनोट करते हैं और रैंडम वेरिएबल होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। कंसीडर टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। तो अगर हमने किसी कॉइन को टॉस करा तो इसमें जो सैंपल स्पेस आ जाएगा वो क्या आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आ सकता है। और यहाँ पे अगर हम x की बात करें तो x अगर नंबर ऑफ टेल है, नंबर ऑफ टेल है तो नंबर ऑफ टेल चाहिए तो टेल इसमें हेड में क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टेल 0 आ जाएगा। इसमें टेल क्या आ जाएगा, हेड टेल या फिर टेल हेड में कितने टेल आ जाएगा हमारे यहाँ से, एक टेल ले जाएगा, यहां से आ जाएगा 2 हो जाएगा, टेल आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, टेबल बेलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल बनाएंगे तो ये आ जाएगा, x आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यहां से x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x है 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। अब px आ जाएगा, x अगर 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, x 0 होने का मतलब है h का प्रोबेबिलिटी, तो ये आ जाएगा 1/2। फर्स्ट से हेड आए, सेकेंड कॉइन से भी हेड आ जाए तो ये आ जाएगा 1/4। अगर x 1 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ht और th, तो और का मतलब होता है यूनियन, तो हेड का आ जाएगा 1/2, टेल का आ जाएगा 1/2 प्लस और है तो प्लस आ जाएगा, टेल का आ जाएगा 1/2, हेड का आ जाएगा 1/2। तो ये आ गया हमारा 1/4 प्लस 1/4, ये आ गया 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है x अगर 2 होता है, x का वैल्यू अगर 2 होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल आ जाएगा 1/2, टेल का 1/2 और ये 1/2, तो ये आ गया 1/4। इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बॉल्स, 30 बॉल का लॉट है जिसमें बोला गया कि 6 बॉल डिफेक्टिव है और बाकी के अच्छे हैं, तो कितने 24 हो जाएंगे गुड बॉल्स।
बोला गया कि 2 balls इज ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1, इसमें से एक बॉल निकाला गया और फिर दूसरी बार फिर से बॉल निकाला गया 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, तो इसमें डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा यहाँ से डिफेक्टिव को फेवर करने वाले 6/30 आ जाएगा, और गुड बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 24/30। तो ये आ जाएगा 4/5, या गया 1/5। तो हमसे बोला गया है जब हम बल्ब निकालेंगे तो गुड बॉल्स भी आ सकते हैं और डिफेक्टिव बल्ब्स भी आ सकते हैं। तो जब हमने बल्ब निकाला तो फर्स्ट जो बॉल आया वो गुड बॉल्स आया, दूसरी बार जब हमने उसको रख के दूसरी बार फिर से बॉल निकाला वो भी अच्छे बल्ब आ गए। जब हमने एक बल्ब निकाला वो अच्छे हुआ, हो सकता है दूसरा बल्ब डिफेक्टिव आ जाए, या फिर फर्स्ट बॉल डिफेक्टिव आ जाए सेकेंड बॉल गुड आ जाए, और हो सकता है कि फर्स्ट बल्ब जो हमने निकाला वो डिफेक्टिव है, सेकेंड बल्ब भी डिफेक्टिव आ जाए ऐसा। तो यहां से x हो जाएगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो डिफेक्टिव बल्ब 0 हो जाएगा। फर्स्ट बल्ब गुड आया, सेकेंड बॉल डिफेक्टिव आ गया हो, या फिर फर्स्ट बॉल ही डिफेक्टिव हो सेकेंड बॉल गुड हो, तो इसमें x आ जाएगा 1 और दोनों बल्ब डिफेक्टिव हो जाए तो डिफेक्ट x आ जाएगा 2। तो अब अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो ये x आ गया और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमें, जब x का वैल्यू 0 होगा तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ GG, तो यह आ जाएगा 4/5 इंटू 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ GD और DG, तो यह आ जाएगा गुड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/5 इंटू डिफेक्टिव का हो जाएगा 1/5, डिफेक्टिव का आ जाएगा 1/5 इंटू गुड की आ जाएगा 4/5, और x जब 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करना होगा। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/5 इंटू 1/5, तो ये आ गया हमारा, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16/25, ये आ जाएगा 1/25, ये आ जाएगा 8/25। अब हम यहां से जब x 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 16/25, जब x 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 8/25, जब x 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/। अब हमें मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, तो मीन आ जाएगा, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ x इंटू पी एक्स होता है इस तरह से। तो यहां से इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो 0 इंटू 16/25 प्लस इन दोनों को x और px मल्टीप्लाई करना, तो 1 इंटू 8/25 कर देंगे प्लस 2 इंटू 1/25 कर देंगे, तो यहां से ये आ जाएगा 10/25, तो ये आ जाएगा हमारा 2/5, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म होता है। एग्जाम्स में जैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, आप अगर इसको ढंग से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।